सबका भरण पोषण करता अन्नदाता है, सच्चे मायनों में जीवंत जीवन का वो ही भ्राता है। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी काजरी संस्था से आपका स्वागत करती हूँ और आज यहीं से हमारा सफर तय होगा केरला। अब ये केरला क्या है, जरा सोचिए, थोड़ा और सोचिए। केरला एक गांव है, जिला पाली का, और एक ऐसा गांव है जो प्राकृतिक खेती पर काम कर रहा है। अब जरा किसान विज्ञान से जुड़ जाए तो तरक्की निश्चित है, और वो तरक्की अगर विज्ञान सोच ले, हमारे यहीं के एक्सपर्ट्स, कि हमें हमारे किसानों को भारत की उस तस्वीर में लेकर जाना है जिसका सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुना है कि किसान सबसे आगे होना चाहिए, होना भी क्यों ना चाहिए। वो अन्नदाता है, वो अन्नदाता वो है, चाहे वो कोविड का समय हो या फिर कोई भी बीमारियां हो, तमाम उन चीजों से हमारे अन्नदाता ने हमें उबारा है, आगे रखा है। तो चलिए आज की शुरुआत यहीं से करते हैं और आपको लेकर चलते हैं पाली, यानी कि पाली के उस गांव में, जिस गांव के बारे में आप अभी भी सोच रहे होंगे कि केरला कोई गांव हो सकता है। जी हाँ, तो चलिए मेरे साथ प्राकृतिक खेती पर बात करेंगे, और वो खेती जो जीरो बजट फार्मिंग जिसे कहा जाता है, कम लागत ज्यादा मुनाफा। चलिए मुनाफे की तस्वीर को देखते हैं। आज की चर्चा जो है वो प्राकृतिक खेती पर हो रही है। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र और काजरी से अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम किसान भाई भी हैं। वो किसान भाई जो आज बताएंगे कि प्राकृतिक खेती कितनी जरूरी है, क्योंकि हमारे दादा परदादा इस खेती को करते आए हैं। कहीं हमने ही ऐसा कुछ किया कि धीरे धीरे ट्रेंड बदल गया और आज फिर वही दौर आया है जिसे प्राकृतिक खेती या पारंपरिक खेती कहते हैं। उस खेती के जरिए कितना किसान मुनाफा कमा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों से शुरुआत करते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या होती है। जी दादी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? ठीक है साहब। अच्छे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, खेती बाड़ी कैसी है? खेती बाड़ी बढ़िया है। इतनी गर्मी होती है राजस्थान में, तो इस वक्त खेतों में क्या है? इस वक्त खेतों में फसल है। फसल है। हाँ। यहाँ ज्यादा क्या होता है? बाजरा होता है, मोट होता है, बाजरा, मूंग, ज्वार, तिल, गेहूँ, चना, जी सब होता है। अच्छा, सुना है कि मिलेट्स, मोटा अनाज, हाँ। भारत सरकार इतनी तारीफ कर रही है, खुद प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं। तो वेस्टर्न अगर राजस्थान की मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा यहाँ बाजरा होता है। सबसे ज्यादा राजस्थान में बाजरा होता है, बाद में गेहूँ होता है, चना होता है, ज्वार होता है, मूंग होता है, मोट होता है। अच्छा, जो आप गेहूँ, मोट, मूंग, चना जो लगाते हैं, खाद कौन सी डालते हैं? देसी या देसी खाद डालता है, देसी जैविक खाद डालता है। प्राकृतिक खेती करते हो? हाँ, प्राकृतिक खेती करता है। तो कितना समय हो गया ये खेती करते हुए? ये काफी समय हो गया सा। खेती तो हमें मेरा बड़े बाप दादा और ठेठ परदादा ही करता आया है। वन टाइम में कोई खाद अंग्रेजी फंग्रेजी दिया, अब देसी खाद डालता है, कुआ से पानी निकालता है, और जावा में गेहूँ पैदा करता है, समस्या टाइम में बरसात से खेती करता है। जी बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। और भी हमारे किसान भाई उनसे पूछेंगे। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुजाराम। सुजाराम जी, प्राकृतिक खेती को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हाँ। क्या है प्राकृतिक खेती, जानते हैं आप? हाँ। बताइए। गोबर खाद से खेती करते हैं। फिर बरसात होती है तो फिर मूंग, बाजरा, गेहूँ बोते हैं। इसके बाद में फिर सर्दी के मौसम में गेहूँ बोते हैं, चना बोते हैं। जी जी। लेकिन यूरिया तो नहीं डालते? यूरिया नहीं डालते, गोबर खाद। अच्छा, यूरिया डालने से क्या नुकसान क्या है? यूरिया डालने से जमीन खराब होती है। हाँ। वैसे जमीन कठोर हो जाती है। हाँ। और दूसरी बार भी खाद डालना पड़ता है, लगातार डालना पड़ता है। एक बार डालने के बाद में हर साल डालना पड़ता है यूरिया खाद। हाँ। बिना यूरिया कभी होता भी नहीं, हम यूरिया डालते भी नहीं। सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। अच्छा, आपके घर तक पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच रहा है। और लाइट बराबर आ रही है? हाँ, आ रही। क्या यहाँ फोरम पॉन्ड वगैरह पानी जमा करने की कोई टेक्निक सीखी आपने? अब एक दो किसानों ने सीखी है। हाँ। ज्यादा नहीं सीखी, एक दो किसानों ने। तो आपको भी करना है, जब उन्होंने किया है तो। हाँ, करेंगे। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो समस्या वो आती है कि नहर का पानी इन तक नहीं पहुंचता है। जो अधिकारी है, मैं सबसे पहले उन्हीं से एक बार सवाल लूंगी। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धीरज सिंह है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र काजरी पाली में कार्यरत हूँ। जी जी। अच्छा धीरज जी, एक सवाल आपसे होगा कि प्राकृतिक खेती किस तरह आप हमारे किसानों तक ये जानकारी पहुंचाते हैं और कितनी जरूरी है प्राकृतिक खेती आज के समय में, राजस्थान के किसान हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहने वाला किसान हो?
देखिए, खेती हर किसान हमारा यहाँ करता है और मुख्य रूप से पिछले कुछ वर्षों से किसान रासायनिक खादों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा था। कीटनाशक और खरपतवार नाशक इस्तेमाल कर रहा था, उसके काफ़ी दुष्परिणाम हुए और किसान ने इसको जाना और इससे संभला। और साथ ही भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी प्रोत्साहन की योजनाएं शुरू करी और इसको बढ़ावा दिया। तो आज हमारे किसान धीरे धीरे फिर उसी प्राकृतिक खेती पे वापस लौट रहे हैं। वो वर्षा जल का संग्रहण करते हैं, उससे खेती करते हैं, अपने गाय का और अपने पशुओं का जो गोबर है उससे देशी खाद बनाते हैं। यहाँ जो तंबाकू या और भी जो आपके पास अलग अलग तरह के जो आपके यहाँ पेड़ पौधे होते हैं उनको गलाकर छाछ और तंबाकू मिलाकर वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बनाते हैं। तो कुल मिलाकर पूर्ण रूप से ऐसी खेती जिसमें रासायनिक तत्वों का कोई सम्मिलन नहीं हो, कोई समावित नहीं हो, ऐसी खेती यहाँ के किसानों ने शुरू कर दी है और इसको बराबर बढ़ाते जा रहे हैं। जी, अच्छा, आप तो समय समय पर किसानों के बीच आते रहते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं। तो किसान जो यूरिया, क्योंकि यूरिया किसानों के घर तक पहुंच गया था, खेतों तक पहुंच गया था, तो अब उससे कहीं ना कहीं किसानों को अगर हमें उस आदत से कम करना है, उस आदत को छुड़वाना है, तो कितना मुश्किल है? मुश्किल देखिए, अगर मन में प्रबल इच्छा हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। और जहाँ तक यूरिया या रासायनिक खाद की बात है, किसान खुद आज महसूस करते हैं कि अगर वो एक बार अपने खेतों में यूरिया डाल लेते हैं तो अगली साल अगर वो यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते तो वो कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह धरती की जो प्राकृतिक उर्वरा शक्ति है, प्राकृतिक फर्टिलिटी है या उपजाने की क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती गई और जमीन हमारी जो बंजर होती गई। तो किसानों ने इस बात को समझा और अपनी गलती को सुधारा और उन लोगों ने अब धीरे धीरे रासायनिक खाद पे अपनी निर्भरता काफी कम कर दी है और कम करते जा रहे हैं। ठीक है, और प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद, अच्छी जानकारी दी है सर। आपसे भी जानूंगी मैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपीएस तंवर, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं विभाग अध्यक्ष हूँ। ठीक है, सब्सिडी की यहाँ पर मैं बात करूंगी कि किसानों को किस किस पर सब्सिडी मिलती है और अगर मिलती है तो किसान क्या उसका फायदा ले पा रहे हैं? मैम, सब्सिडी का जहाँ तक सवाल है, सब्सिडी हमारे यहाँ प्रोडक्ट सब्सिडीज है। प्रोडक्ट सब्सिडी ऑलरेडी जैसे आपका यूरिया है, डीएपी है, इन पे जो जहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पर ही सब्सिडी दे दी जाती है, जो कि यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। उसके अलावा कई डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं, उसमें जैसे खाद बीज खरीदने के लिए गवर्नमेंट एक निश्चित अमाउंट दे रही है, वो किसानों को मिल रहा है। जैसे किसान सम्मान निधि है, उसमें 2000 रुपये देते हैं। तो उसका एक पर्पज़, बेसिक पर्पज़ ये भी है कि एक आदान वगैरह हैं वो टाइम से खरीद सकें। तो इसी तरह से सब्सिडीज मिल रही हैं और कृषि में सब्सिडी देना जायज़ भी है, क्योंकि अगर सब्सिडी के कारण हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है, अल्टीमेटली वो सब्सिडी किसान को नहीं जाके कंज्यूमर को जा रही है। तो किसानों के लिए ये कहना है कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, हम किसानों को नहीं दे रहे, हम कंज्यूमर को सब्सिडी दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक सवाल और होगा कि पानी की समस्या कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई है। अगर पूरी तरह देखा जाए तो उस तरह समाधान नहीं हुआ है जो भारत सरकार कहीं ना कहीं चाहती है। कम पानी में कैसे खेती हो, इसका क्या आप समाधान देंगे किसानों का? मैम, ये मरुधरा है, यहाँ पर धरती हमेशा प्यासी तो रहेगी। हम जैसे अभी 12% तक इरिगेशन एरिया था, वो बढ़ के 25% तक भी पहुँचा है कई जगह, और एट द मोस्ट 40% से ऊपर पूरी धरती जो है रेगिस्तान की, वो कभी भी पानी से नहीं पूर्ति नहीं हो सकती है। तो जो वर्षा आधारित खेती है वो तो हमारी जीवनी रहेगी। उसके लिए हम विज्ञान आधारित सॉल्यूशंस जो हम काजरी जैसी संस्था में वैज्ञानिक हमारे क्रिएट करते हैं, उसको हम फार्मर्स तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उसमें जैसे कि जो हमारे अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो यहाँ पर है बेसिकली हम शुरुआत करते हैं बारिश जैसे ज़मीन पे गिरी, उसके बाद में उस पानी को खेत के अंदर ही कैसे इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन, मतलब उसी को ज़मीन के अंदर कैसे मॉइस्चर को संरक्षित करके करें, उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं। उसके बाद में जो पानी ज़मीन में संरक्षित होकर आगे बह के गया उसे हम कैप्चर करते हैं। तो उसमें फार्म पॉन्ड है, टाँका, यहाँ की टाँका एक है जिसमें इकट्ठा होता है, उसमें पीने के लिए भी पानी इकट्ठा कर लेते हैं। और दूसरी तरफ उसके बाद में जगह जगह हम उसको पानी को रोकते हैं और एक निश्चित मात्रा में जगह जगह इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में उस पानी को पूर्ण रूप से किस तरह उपयोग करें, उसके लिए भी हम कार्य करते हैं। कौन सी ऐसी फसलें हैं, क्योंकि पानी जो अगर तालाब में भी इकट्ठा करा तो जनवरी फरवरी के बाद में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो हम ऐसी फसलें लेते हैं जो जनवरी फरवरी तक ही यूज़ हो, जैसे कि हमें अनार है, अनार फरवरी तक हो जाएगा। बेर है हमारे, जैसे बेर में पहले तो बारिश का पानी चाहिए, उसके बाद में थोड़ा बहुत अगर हो तो उससे हो जाएगा, तो फरवरी तक हमारे रिक्वायरमेंट। इसी तरह से अलग अलग है। जैसे फिर हम कर रहे हैं कि पानी वाष्पीकरण का कैसे होता है उसको भी रोकना है, जो पानी की वेस्टेज कम हो उसके लिए भी अलग अलग तकनीकें हम अपना रहे हैं। इसी तरह से मीन्स पहले पानी को हमने कलेक्ट किया, फिर उसको कंजर्व किया, और फिर उसका एक उपयोग जो है वो एक अच्छे बेहतर तरीके से हम उसको उपयोग में लें। ठीक है, तो तीनों के लिए हम कार्य कर रहे हैं और फार्मर्स तक पहुंच भी रहा है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो प्राकृतिक खेती पर बात कर रहे हैं, बात राजस्थान से कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारा राजस्थान का किसान खेती कर रहा है, कई समस्याओं का सामना भी करता है। ऐसे में तमाम किसानों को ये देखना है कि खेती कैसे करनी चाहिए, सीखना होगा तो उन किसानों से। जी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गणेशपुरी है। अच्छा गणेशपुरी जी, किस गाँव से आप? केरला गांव। अच्छा केरला गाँव। हाँ। आपके वाली गाँव जिला। की आबादी कितनी है? आबादी 1000। 1000 है। अच्छा 1000 वाला आबादी वाला गांव है। हाँ। अच्छा 2000 रुपए जो दिए जाते हैं पीएम किसान सम्मान निधि, वो आपके खाते में आ रहे हैं? और खाता में तो वो तो आवे। नहीं। अच्छा आ रहे हैं। अच्छा एक चीज और आपसे मुझे जाननी है कि हमने ये देखा कि जो हम खेती करते हैं, चाहे वो 1 बीघे में हो या 5 बीघे में हो, लेकिन आजकल जो खेती है वो यूरिया डालने से बीमारियां बहुत आ गई हैं, तो कैसे कम करेंगे हम? हम तो वे बंद करो आप, वो बंद करो। मतलब यूरिया डालना बंद करें? हाँ बंद करो। और खाद कौन सी डाले फिर? खाद गायों में डालो, माने कोई बढ़िया वैसी चीज लो। अच्छा देसी खाद डालें। तो देसी खाद डालने से क्या होगा? अच्छो वेला धोन। अच्छा होगा दान। हाँ। क्योंकि देखिए पूरा हिंदुस्तान शहरों में रहने वाले लोग तो आपकी तरफ देख रहे हैं टकटकी लगाकर कि हमारे जो बुजुर्ग खेती करते हैं वही अनाज हम खाते हैं, तो अनाज अच्छा होना चाहिए, अनाज बढ़िया रहे, बढ़िया होना चाहिए। वो देसी खाद अनाज बढ़िया, बीमारी आवे नहीं जी। बहुत बढ़िया चीजों में। अच्छा एक और सवाल मुझे पूछना है। कुछ समस्या ऐसी होती है जिसका समाधान कहीं ना कहीं होते होते समय लग जाता है। बात हम राजस्थान की मरुभूमि की करें, ये रेतीली ढोरों वाली धरती होती है जहाँ पानी की समस्या सदा से रही है। धीरे धीरे मैं देख रही हूँ आपके पिछले गांव में थी तो वहाँ हर घर टूंटी पहुँच गई है, पानी पहुँच गया है, हर घर लाइट पहुँच रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही है, तमाम चीज़ों का फायदा मिल रहा है किसानों को। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कोई सरकारी सुविधाओं का फायदा लिया है? हमें जो है मानो तो फायदा दे रहा हो, सरकार ने धक्के भेजो के बना रोजगार बैठे है, जमीन बढ़ गई ने पानी बंद कराओ मार फैक्ट्री। अच्छा पानी बंद कराओ फैक्ट्री। ठीक है, नंबर 1 मीठा पानी मिलो, और मीठा पानी यानी कि नहर का पानी। नहर का पानी भेजो। ठीक है। नहीं तो हमारे बिल्कुल सब बैठे हैं, कोई बिना रोजगार भेगा। मैंने तो मैं वो काची ने बीजा दीदा के वो जो पानी घास ही नहीं हुए, यानी कि जो फैक्ट्रियों वाला पानी आता है उससे जमीन बंजर होती जा रही है और घास ही नहीं हुए, उसमें अनाज नहीं होता है। अनाज नहीं हुए। आपकी बहुत अच्छी मांग है, बैठिए। यानी कि बुजुर्ग दादाजी का कहना है कि फैक्ट्री वाले पानी को कहीं ना कहीं खेतों तक आने से रोका जाए, नहर के पानी को दिया जाएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को अगर हमें अच्छी धरती देनी है, अच्छी जमीन देकर जाना है, तो कहीं ना कहीं अभी ये वक्त है उसे रोकने का। तो किसानों की मांग भी कहीं ना कहीं सुनी जा रही है और उस मांग को पूरा भी किया जाए, क्योंकि दूरदर्शन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में आपकी आवाज पहुंच रही है। फैक्ट्रियों के पानी को बंद किया जाए और हमारी खेती जो है कहीं ना कहीं ऐसी खेती है जो अन्नदाता उगाता है, वो अनाज आप तक पहुंचता है। कई समस्या है, समाधान भी यहाँ पर निकल कर आते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। आगे बढ़ते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि जीरो बजट फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक खेती किस तरह से हमारा किसान कर रहा है। अधिकारियों से भी पूछेंगे, लेकिन पहले दादाजी से जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? प्रभुराम। प्रभुराम जी। केरला गांव, पाली जिला और राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान की धरा, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की पगड़ी, इसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। अब पूछ रहे हैं कि तारीफ आपकी भी करनी है तो आपने कितना फायदा लिया सरकार से? सरकार से तो वो सम्मान निधि का पैसा मिलता है। ठीक है। उज्ज्वला योजना के अंदर वो जिनको गैस नहीं थी उनको वो गैस का दिया गया कनेक्शन। ठीक है। फ्री में। अच्छा। और भी सारे फायदे मतलब मिल रहे हैं। मिल रहे हैं। हाँ जी। और खेती के बारे में बताते हैं तो प्रकृति खेती, प्रकृति से जुड़ के खेती करनी। हाँ, देसी खाद डालना तो फसल अच्छी वे, फसल वो खाना खाओ तो वो काफी टाइम भूख नहीं लगे, लंबी टाइम रहे, न बीमारी नहीं वे। तो बनती कोशिश वो देसी खाद डालने खेती वावनी सावा में। जी। हाँ, तो आप भी अब समझ गए कि देसी खाद वाली खेती करनी चाहिए। करनी चाहिए, अच्छी है खेती है ना, पसंद करे। खुद प्रधानमंत्री जी मोटा अनाज बारे में मतलब बात बताई थी तो वह बात सही है। मैं भी अपनी बात ने समझो कि बहनों से जाइयो नहीं, पानी की समस्या है। जगह आप मेट करो तो हमारे जमीन मतलब खराब हुई पड़ी है, यानी जमीन की शक्ति खत्म हो जाए, डीएपी यूरिया तो वह भी है, तो अपन देसी खाद नौकना चाहिए। तो आप एक चीज मुझे बताइए, जब आप बाजरे से इतनी सारी चीजें बन रही है तो आपको लगता है कि भाव बढ़ेंगे? भाव तो बढ़ा रही जाके, बस कोई भी चीज मान लो जो फायदाकार हुई तो भाव बढ़ी जाके। बीमारी कम हुई नहीं, बीमारियों कतरी वेगी सा अनाप शनाप बीमारी मारा नदियों तो बीमारियों भी लूना लंगड़ा वेगा बोलो। हाँ, तो नदी रोग निवारण भी होना चाहिए, प्रकृति खेती करनी चाहिए अपन, जैविक खेती, देसी खाद की खेती करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट धन्यवाद है। अच्छा, मशीनरी पर भी सब्सिडी दे रही है सरकार, क्या आपने कभी फायदा लिया? नहीं, मशीनरी पर सब्सिडी दे रही है तो हमने लिया तो नहीं है, फायदा लियो नहीं। अच्छा, मिल रहा है ये मालूम है? हाँ, मालूम तो है, मिल रहा है तो लिया नहीं। ठीक है, बैठिए। धन्यवाद, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? गोरख मेघवाला नाम। क्या करते हैं आप? मैडम मैं तो अभी खेती कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैडम आपका धन्यवाद है कि आप हमारे गांव की समस्या के लेकर यहाँ आए हैं। आपका हम गांव वाले स्वागत करते हैं आपका। और मैडम यहाँ तो क्या प्राकृतिक खेती तो शुरू से करते रहे हैं, लेकिन अभी क्या बीच में 15-20 सालों में ज़्यादा यूरिया डीएपी का यूज के कारण थोड़ी ज़मीन में मतलब बंजरपन आने लगा है। अब धीरे धीरे गाँव वाले वापस समझ गए ये यूरिया तो वैसे यूज कम ही करते हैं, डीएपी ज़्यादा यूज करते हैं। यूरिया तो हमारे गाँव में कम ही करते हैं क्योंकि हमारे रबी की फसल में यूरिया यूज करते ही नहीं है। इसलिए अब गाँव वाले समझ रहे हैं, धीरे धीरे उसका उपयोग बंद करेंगे, एकदम तो होगा नहीं मैडम ये। और अच्छा, आप युवा हैं, देसी खाद अगर तैयार करनी है, जैसे जीवामृत हो गया, धन जीवामृत हो गया, किस तरह से खाद बनानी होती है, जानकारी है आपको? हाँ मैडम, बताइए। केंचुआ खाद भी है। अच्छा, कैसे बनाते हैं वो? मतलब डस्ट वगैरह होता है, खाद वगैरह होते हैं, जो भी खड्डा होते हैं, उंडा खड्डा खोद के उसमें डालते हैं। गोबर खाद है, जैसे नीम के पत्ते है, आक के पत्ते है, उसमें गुड़ डालते हैं, उसमें फिर वो केंचुआ पैदा करते हैं, उससे वो खाद मतलब अच्छी होती है, फिर वो डालते हैं जी। 1 साल पर उसको रखते हैं, सड़ने के लिए रखते हैं, आराम से सड़ने के बाद डालते हैं जी। क्या बात, अच्छी जानकारी है। अगर बात केरला की करूं तो केरला तक सरकारी योजनाएं पहुंच रही है? जो भी सरकारी योजनाएं मिल रही है ना, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, सब मिल रही है, लेकिन लेने वाला सही, क्योंकि गवर्नमेंट की योजना लेने के लिए अपने को खुद को तैयार रहना पड़ता है, खुद को भागदौड़ करनी पड़ती है। ऐसे घर बैठे कोई भी गवर्नमेंट नहीं देगी आपको, इसलिए हम जाते हैं तो मिलता ही है कुछ न कुछ। मैंने ट्रैक्टर में सब्सिडी ली है, शेड्यूल में ली है, और भी ले रहे हैं, सम्मान निधि मिल रही है, खाद्य सुरक्षा का अनाज मिल रहा है हमें, और मिल रही है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो बार बार इनका कहना है कि फायदे लेने वाला चाहिए और फायदा लेना होगा, क्योंकि अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरे साथी भी ले सकते हैं। सर, आपसे भी पूछूंगी मैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? डॉक्टर महेंद्र चौधरी।
SMS एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान केंद्र काजरीपाली। क्या भूमिका है आपकी, क्या जिम्मेदारी है आपकी? मेरी जिम्मेदारी है कि पाली जिले के जो किसान हैं उन किसानों को कृषि के बारे में नवीनतम जानकारी देना, ताकि किसान है जो खेती को अच्छे ढंग से कर सके। इसलिए हम है जो किसानों को हमारे केंद्र पर बुलाते हैं। इसके साथ ही हम किसानों को है जो गाँव में जाके हम है जो इकट्ठा करते हैं, गाँव मीटिंग्स करते हैं उनकी, और उसके साथ भी हमें रात्रि चौपाल करते हैं और किसानों को जो भी हमारी काजरी की जो तकनीकी है उस तकनीकी के बारे में बताते हैं। यहाँ पर भी जहाँ पे अपन ने देखा गाँव में, तो यहाँ पर जैसे समस्या है, खारे पानी की समस्या है, पानी खराब है, तो प्राकृतिक खेती के लिए जो किसान आज से 50 साल पहले जो खेती करते थे उस खेती और आज की जो प्राकृतिक खेती में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ बीच में है जो यूरिया, DAP और दवाई आ गई है। तो काफ़ी किसान है जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जिनके पास पशु है, गांव में काफ़ी पशु है और इनके पास में गोबर होता है, तो गोबर से ये है जो आपके है जो वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं। इसी प्रकार से जीवामृत है, घन जीवामृत है, और जो कीड़े होते हैं उनके लिए है जो नीम बेस जितने भी है वो है जो नीम के पत्ते से है, आग के पत्ते से है, इनको है जो काम में लेते हैं ताकि वो है जो अच्छी खेती कर सके। जी जी, यानी किसानों को विज्ञान से जोड़ने का आपका काम होता है। अब विज्ञान को किसान कितना समझ पाता है? क्या किसान हमारा हाईटेक की तरफ जा रहा है, डिजिटल बन रहा है? किसान है जो हाईटेक है या डिजिटल का है ना, तो पहले जब हम जो गांव में आते थे हमें उनसे संपर्क करना पड़ता है। आज है जो किसान को सेंटर पे आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास मोबाइल है, तो मोबाइल से वो कांटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ अब है जो बीज आ गया, क्या कौन सी वैरायटी हमें काम में लेनी चाहिए, कौन सा खाद से मतलब है ऑर्गेनिक के रूप में, जिसमें जो जीवामृत काम में ले सकता है, वेस्ट डिकम्पोजर है, जीवामृत है, कैसे तैयार करना है। हमारे पास में गाय है, भैंस है, तो उससे हम कैसे है जो अच्छी खेती कर सकते हैं, तो वो है जो घर बैठे ही पता कर लेता है, उसको है जो ऑफिसों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जी, क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। किसान इतना डिजिटल हो गया है कि समय समय पर खुद जानकारी लेता है, चाहे वो कोई छोटी सी बीमारी आ जाए कि पूछते हैं कि बताइए इसका इलाज क्या होगा। तो और भी किसान भाई से जानते हैं कि प्राकृतिक खेती हमारा किसान किस तरह से कर रहा है। जी दादाजी, राम राम। राम राम सा, राम राम। आप पता जी, खूब खुशी हुई माने। अच्छा, और हमें भी इतनी खुशी हुई कि हमारा किसान पहले कैसे खेती करता था और आज कितनी अच्छी खेती कर रहा है। बाजरे बोओ, ज्वार बोओ, गेहूं बोओ, तिल बोओ, अच्छा, मूंग बोओ, सब बोओ। बाकी बरसात नहीं हुए ने मोल फसल बढ़ जाए हमारे पानी के कारण। ठीक है बेटी, धन्यवाद जी। युवा किसान भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन है। हाँ, मैं यहीं का निवासी हूँ, केरला गांव का ही। कुंदन जी, क्या करते हैं आप? मैं भी MBBS डॉक्टर हूँ। MBBS डॉक्टर है आप? जी। क्या बात है, युवा किसान, डॉक्टर भी। अच्छा, किसान कह रही हूँ, किसान है कि नहीं आप? बिल्कुल किसान है ना जी। मैं भी खेती करता हूँ, पापा का हाथ जो खेती करते हैं उनमें हेल्प करवाता हूँ उनकी। हाँ। जब भी छुट्टी मिलती है कॉलेज से तो आता हूँ यहाँ पे, तो उनकी हेल्प करवाता हूँ खेती करवाने में। हाँ हाँ। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर पढ़ा लिखा किसान खेती में मदद करे या जानकारियाँ साझा करे अपनों के साथ, तो खेती कैसी हो सकती है? अगर एक पढ़ा लिखा इंसान अगर खेती करेगा तो उसको सब ज्ञान रहेगा, कौन सा बीज यूज़ करना है, कौन सा खाद यूज़ करना है, किस टाइम क्या उसको देना है, तो अच्छा कर पाएगा। तो उसमें किसान को फायदा मिलेगा, उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। जी, तो ये फायदा मिलेगा किसान को। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो ऐसे युवा जो खेती के साथ जुड़कर अपनों को कहीं ना कहीं वो अच्छी जानकारी देना भी चाहते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? खम्मा गणिसा। अच्छा, ये बताइए, तरक्की की बात कर रहे हैं, या तो आपके गांव ने बहुत अच्छी तरक्की की है, इसी गांव से हैं आप? हाँ, इसी केरला से। केरला से हैं। हाँ जी। अगर बात तरक्की की करें तो कितना बदलाव आपके गांव में आया है, कितना बदलाव मौजूदा सरकार लाना चाहती है जहां तक आपके किसान ले सके? बदलाव तो ऐसे है कि अभी लोग पढ़ाई करते हैं, पहले पढ़ाई करते नहीं थे, तो अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जो विकास हो ही रहा है, बढ़ रहा है। जी, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े हुए सर। नमस्कार। राम राम सर। राम राम सर, क्या नाम है आपका? सोहन। सोहन जी, क्या करते हैं आप? खेती करता है सर। अच्छा, खेती करते हैं। हाँ सर। सरकार की सुविधाओं की बात करने यहाँ पहुंचे हैं, समस्याओं की बात कर रहे हैं। तमाम समस्याएं मैं सुन रही हूँ, लेकिन बात अगर समस्याओं के साथ साथ समाधान की करें तो पहले की खेती और आज की खेती में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? पहले तो सर बलदों से खेती करते थे, अब हमारे पास व्हीकल भी है, सब चीज़ व्हीकल है, हर चीज़। कोई पहले तो सब शरीर से काम करते थे, कष्ट पड़ता, अब हर चीज़ जहाँ बोला वहाँ मशीनरी मिल रही है, सब मशीनरी से होता है। ये बदलाव है। हाँ। और दूसरा, योजनाओं की बात करूंगी, क्या आपके बीच समय समय अधिकारी लोग आते हैं? आते हैं सर, कभी कभी हमारे बीच से महेंद्र जी पहुंच जाते हैं, कोई चीज़ नहीं हमारे को जानकारी नहीं होती, इससे पूछे तो बता देते हैं कि ये करना है, वो करना है, सब नई नई जानकारी मिलती है। तो बेटी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तो आज की चर्चा धोरा की धरती राजस्थान से और केरला से चल रही थी। केरला गांव एक ऐसा गांव है, जब केरला
का नाम सुनते हैं तो आपको कुछ और ही आता होगा, लेकिन केरला नाम से हमारा एक गांव भी है जो राजस्थान में है, और एक छोटा सा गांव है जिस गांव की आबादी 1000-1200 की होगी, लेकिन ये गांव प्राकृतिक खेती कर रहा है क्योंकि आज की जरूरत है, और उस जरूरत को समझते हुए हमारा किसान वो अन्न उगा रहा है, और साथ ही साथ किसान बदलते हुए समय के साथ बदल रहा है, हाईटेक खेती की तरफ बढ़ रहा है। कई ऐसी समस्या है जिनका समाधान होना चाहिए, लेकिन कई ऐसे समाधान है जो आपको सीखने की जरूरत है। हमारा किसान प्राकृतिक खेती करके ये बता रहा है कि कोविड जैसी बीमारियों से अगर हमें आगे भी समय समय पर ध्यान रखते हुए बढ़ना है तो प्राकृतिक खेती करने की जरूरत है। और इसी के साथ वो भारत सरकार का धन्यवाद तो कर रहे हैं, लेकिन और भी उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे पानी है वो उनके घर तक पहुंचे, उनके खेतों तक पहुंचे, नहर को खेत तक जोड़ दिया जाए। ऐसी समस्या, और इससे कोई बड़ी समस्या नहीं है। किसान कहता है सब कुछ आपने दिया है, लेकिन पानी जो धोरा की धरती में सबसे बड़ी जरूरत होती है, अगर वो पूरी हो जाए तो समाधान ही समाधान है। तो चलिए आपकी समस्या का समाधान हो और हम आगे बढ़ेंगे, इजाजत चाहेंगे। लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी के माध्यम से नहीं देख पाए तो यूट्यूब के जरिए भी आप देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।